कानपुर में राष्ट्रपति कोविंद ने किया स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ। कहा केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, साफ सफाई गंदगी किसी भी समाज के लिए है अभिशाप। स्वच्छता मिशन को तेज गति से चला रही यूपी सरकार। सीएम योगी का बयान, 6 महीने में बनाए 10 लाख से ज्यादा शौचालय, साल के अंत तक 76 लाख टॉयलेट बनाने का लक्ष्य। पूर्ववर्ती एसपी सरकार पे हुए एक और घोटाले का खुलासा। सिंचाई विभाग में 300 बाबुओं को फर्जी डिग्री के आधार पर बनाया जूनियर इंजीनियर। सिंचाई मंत्री ने दिए विभागीय जांच के आदेश। गांव से लेकर शहर तक बिजली कटौती से मचा हाहाकार। तकनीकी खराबी आने से बिजली घरों की कई यूनिट ठप। बिजली मंत्री ने दिया जल्द राहत का भरोसा। 18 सितंबर को मेरठ में मायावती की रैली। जोर शोर से तैयारी में जुटे बीएसपी के कार्यकर्ता। महाकार्यकर्ता सम्मेलन दिया जा रहा है रैली का नाम। सैफई मिनी पीजीआई में एमबीबीएस छात्रों का बवाल। कुलपति से अभद्रता कर कार्यालय में की तोड़फोड़। इलाज के अभाव में छात्र की मां की मौत से नाराजगी। तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। 2 दर्जन से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर हुआ हादसा। जम्मू में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। गोलीबारी में बलिया निवासी बीएसएफ जवान शहीद। गांव में पसरा मातम। शहादत पर पिता ने जताया गर्व। उत्तराखंड में किडनी रैकेट मामले में सामने आया फॉरेन कनेक्शन। नेचर विला में चले तलाशी अभियान में विदेशी मरीजों के दस्तावेज बरामद। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रचार प्रसार सामग्री भी मिली। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार की दोहरी मुश्किल। कर्मचारी संघ के 80,000 कर्मचारियों का आंदोलन जारी। ग्राम प्रधानों ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। त्रिवेंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आप सबका स्वागत है। संविदा वैसे तो सहयोग और सुविधा के साए में गढ़ा गया था ये साधन। सरकारों ने सोचा था कि कर्मचारियों की कमी से विभागों पर पड़ने वाला बोझ संविदा कर्मियों के कंधों पर डालकर कम कर दिया जाए। लेकिन परिणाम यह हुआ कि संविदा कर्मी मजबूरी के मजदूर बना दिए गए। समान काम समान वेतन तो छोड़ो, वोट से पहले सपने दिखाने वाले लोग दिखते नहीं हैं। लाखों लाख लोगों के सामने परिवार पालने का बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर संविदा कर्मियों की पीड़ा को हम समझने की कोशिश करेंगे। काम का पूरा है दारोमदार, आधी सहूलियत तो दो सरकार। लाखों चूल्हे कहीं बुझ न जाएं। आखिर संविदा कर्मी जाएं तो कहां जाएं? बेबसी बेचारगी मजबूरी और बंधुआ मजदूरी। दरअसल दर्द की ये दुख भरी दास्तां सूबाए उत्तर प्रदेश के करीब 17 लाख लोगों की है। सरकारों के शब्दों में इन्हें संविदा कर्मी कहते हैं। संविदा के नाम पर शोषण का शो चल रहा है। लाखों लाख लोग बंधुआ मजदूरी जैसा बोझ ढो रहे हैं, लेकिन सुविधा और सहूलियत के नाम पर सब कुछ शून्य है। सच ये है कि भूख के भंवर और भविष्य की फिक्र से भरी जिंदगी, हर विभाग का ज्यादा से ज्यादा बोझ इन्हीं के कंधों पर। चलिए अब आपको इनकी संख्या और समस्या से रूबरू करा देते हैं। आंगनबाड़ी में 3 लाख संविदा कर्मी हैं, 2 लाख सफाई कर्मचारी, 75,000 होमगार्ड, 1 लाख पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, 2.5 लाख स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, 2 लाख कंप्यूटर ऑपरेटर, 35,000 शिक्षा प्रेरक, 2 लाख निर्माण विभाग के, 35,000 बाल विकास पुष्टाहार से जुड़े। यानी करीब 17 लाख संविदा कर्मी सूबे के अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। अब सरकारी सैलरी के आंकड़े देखें तो 7वें वेतन आयोग के आगोश में अटखेलियां कर रहे सरकारी कर्मचारी वेतन के अलावा सुख सुविधा और बाकी भत्ते अलग। लेकिन संविदा कर्मियों पर सितम ये कि हर रोटी इनके हिस्से में बड़ी मशक्कत से आती है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी 3,000 से लेकर अधिकतम 15,000 तक की पगार पर टिका है। इनमें भी आउटसोर्सिंग के जरिए होती है अधिकतर लोगों की नियुक्ति।
लिहाजा सैलरी का कुछ हिस्सा उनके हिस्से में भी जाता है। ग्राम रोजगार संघ यानी पंचायत मित्रों का हाल तो ऐसा है कि 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, लेकिन 1.5 साल से वो भी नहीं मिली। चुनाव के वक्त तो हर किसी ने इन्हें सपने दिखाए थे, लेकिन वही लोग अब मुंगेरी लाल हो गए। परिवार पालने की जद्दोजहद में संविदा कर्मी सड़कों पर संघर्ष कर रहे या फिर साथियों के साथ लखनऊ में लाठियां खा रहे। आंगनबाड़ी, सफाई महकमा, होमगार्ड, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम सेवक, शिक्षा प्रेरक, लोक निर्माण विभाग से लेकर बाल विकास विभाग तक का काम पूरा और पैसा अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संविदा कर्मियों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही। बहरहाल हर विभाग की बुनियाद है ये संविदा कर्मी, लेकिन बदहाली और बेबसी के आलम में ये सवाल ही बाकी है कि कब तक होता रहेगा संविदा के नाम पर शोषण। आखिर इस अंधेर गली में उम्मीद का उजाला कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उजाला कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर अब बन के उभर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। सतीश पांडे अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ के, उनको हमने खास तौर पर बुलाया है इस चर्चा में। आकाश त्रिपाठी ग्राम रोजगार संविदा संघ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम बख्श यादव संगठन मंत्री हैं शिक्षा प्रेरक संघ के, उन्हें भी खास तौर पर हमने इस चर्चा में बुलाया है। और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है कि आखिर किस तरीके के हालात हैं, लेकिन सवाल यही हर बार उठता है कि आखिर कमियां कहां पर हैं, खामियां कहां पर हैं, और आखिर इनका दर्द क्यों कोई समझ नहीं रहा है। अनुपम, बहुत कम शब्दों में मैं बहस के कुछ बिंदु मेहमानों के सामने रखना चाहता हूं, इस निवेदन के साथ कि उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हो। पहला बिंदु, क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को संविदा कर्मी चला रहे हैं? एमएलए, एमपी, सरकार में मंत्री, इनको छोड़ दीजिए। कलेक्टर, कप्तान, लेखपाल, सीएमओ, इनको छोड़ दीजिए। बाकी तो सब संविदा कर्मी है। मैं उठा के लिस्ट देख रहा था, कोई विभाग नहीं जहां 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख संविदा कर्मी नहीं हो। क्या क्या स्थिति बन गई प्रदेश की पिछले 15-20 साल में? पूरा प्रदेश संविदा पर चल रहा है। हिंदुस्तान में कहीं दूसरी नजीर है क्या ऐसी? 90 के बाद से ये जो चलन शुरू हुआ, क्या 90 से पहले उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा था? तब विकास नहीं हो रहा था? और 2 तमाशे एक साथ, 2। सतीश भाई बैठे हैं, ये ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं सरसरी निगाह से, शलभ जी, जूही जी, 2 तमाशे आप लोगों की सरकारों ने एक साथ कैरी किए। एक संविदा का तमाशा और दूसरा आउटसोर्सिंग का तमाशा। संविदा कोढ़ है तो आउटसोर्सिंग कोढ़ में खाज है। वो शोषण का और भी बीभत्स चेहरा है, बीभत्स चेहरा। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन है, जहां स्वास्थ्य का मेरे ख्याल से मंत्रालय चलता है, जैसा लोगों ने मुझे बताया। वहां आउटसोर्सिंग पर जो लोग रखे गए, 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। किसी को फिक्र है? हम बहस कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान कहां जाएंगे, कहां आएंगे, और ये बच्चे कहां जाएंगे? आंगनवाड़ी, कोई जिला ऐसा नहीं, कोई जिला, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां आंगनवाड़ी के लोग अनशन पर नहीं हो। कोई जिला बता दीजिए। मैं तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोज अखबार में पढ़ता हूं और फोटो देखता हूं उनकी, रोज। कैसी स्थिति है? शिक्षा और स्वास्थ्य कंप्लीटली सरकार ने हैंडओवर कर दिया, कंप्लीटली। बोले भाई चलो संविदा और आउटसोर्सिंग चलने दो, चलने दो। शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति कर दी? और एक बात कहूंगा,
जिस पर चाहूंगा बहस में आगे बात हो। बीटीसी वाले लोग अभी मिले थे, शलभ जी, बीटीसी वाले लोग अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। वो लोग योग्य हैं नौकरी के लिए। उनके सामने शासन ने प्रस्ताव दिया, संविदा पर आना हो तो आ जाओ। यानी अभी भी संविदा जारी किए हुए हैं। ये तरीका ठीक नहीं। पूरी की पूरी एक नौजवान पीढ़ी ध्वस्त हो रही है। कार्यकुशलता पर भी फर्क पड़ रहा है प्रशासन की। बिजली विभाग में हमको शैलेंद्र दुबे बता रहे थे, और हम भी देखते हैं, ठेकेदार ने आदमी रख दिए। सतीश जी, लाइन पर खंबे पर चढ़ा आदमी मर गया, 1 रुपया मुआवजा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो ठेकेदार का आदमी है। ये कैसी प्रथा है? ये कैसा लोक कल्याणकारी राज्य है? और ये राज्य हमको मंजूर नहीं, ये व्यवस्था हमको मंजूर नहीं। पोल पर चढ़ा आदमी मर जाए, बसपा भाजपा किसी की सरकार हो, कोई सुनने वाला नहीं। बोले जी कौन? बोले तो ठेकेदार का आदमी था। अरे आदमी तो था, ठेकेदार का था चाहे किसी का था, इतना काफी नहीं कि आदमी था। और ठेकेदार हाथ झाड़ लेता है। मैंने सोचा कि ये 17 लाख का मसला नहीं, 17 लाख संविदा और जाने कितने लाख आउटसोर्सिंग, एक बार ऑपरेशन हो ही जाना चाहिए, सीधी बात हो ही जानी चाहिए, 2-2 हाथ। सतीश जी, अगर यही रफ्तार रही तो एक पंचवर्षीय योजना और सही, फिर उत्तर प्रदेश में ये सरकारी कर्मचारी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जिले में एसपी और कलेक्टर बस 2 ही मिला करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं ईटीवी को, जिसने अति संवेदनशील प्रकरण को समाज के सामने लाने का कार्य किया है। अमिताभ जी, मेरे बगल में आनंद बैठे हुए हैं, आकाश त्रिपाठी जी, ये रोजगार सेवक हैं। स्थितियां ये हैं कि सरकारें संविदा कर्मचारियों के नाम पर भर्ती करके एक ऐसे नागरिक के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं कि जो आज अगर संविदा कर्मी के रूप में भर्ती न होता तो वो आगे चल कर के कोई तैयारी करता, छोटी मोटी एक स्थायी रूप से नौकरी पा सकता था। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि संविदा के रूप में बेरोजगारी का ये आलम है। संविदा के रूप में आदमी नौकरी किसी तरह से कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल के बाद उसकी क्या दशा होगी, उसके बच्चों का क्या होगा, कोई भी आज स्थिति में देखने वाले का नाम नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि संविदा कोढ़ और उस पर से आउटसोर्सिंग कोढ़ में खाज, बिल्कुल सही कहा। मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ कि ये आउटसोर्सिंग के नाम पर जो ये एजेंसियां कुकुरमुत्तों की तरह आज की तारीख में उग आई हैं, उनकी स्थितियां ये हैं, वो सरकार से 15,000 से 20,000 रुपया ले रही हैं, और जिसको सेवा प्रदाता कंपनियां सेवा दे रही हैं, जो पूरे काम कर रहा जैसे एक नियमित कर्मचारी कर रहा है, वैसे ही हमारा आउटसोर्सिंग और संविदा का कर्मचारी कर रहा है। नियमित कर्मचारी 40,000 रुपया सैलरी पा रहा है, 50,000 रुपया सैलरी पा रहा है, वही काम 7,000 और 8,000 में वो काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। मेरी प्रदेश की सरकार से ये मांग है कि इस व्यवस्था को या तो समाप्त किया जाए या फिर एक कोई स्पष्ट नीति बने, ताकि इनके और इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बचे। ठीक है पांडे जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप ठीक है, आपके पास बहस में आगे आएंगे। आकाश त्रिपाठी, कम शब्दों में मुझे बताइए आपकी पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा सर यही है कि 2006 में हमें 21 वर्ष की आयु में हमें भर्ती कर लिया गया संविदा की में। संविदा में रखने के बाद हमें एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है सरकार की तरफ से कि आपको 2,000 रुपये 3,000 रुपये के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाएगा और प्रतिमाह दिया जाएगा।
आज हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको किसी महीने का वेतन नहीं मिल रहा। हमारी सरकारें इसका जवाब नहीं दे पा रही कि हम वेतन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की भी मेंबर बैठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। दोनों सरकारें हम देख रहे हैं, मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। दोनों सरकारों से मेरा पूछना है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछला 1.5 साल का मानदेय मेरा बकाया, आकाश कब से हमारे तनख्वाह नहीं संवर्ग मिली? के आकाश कब इस से तनख्वाह सरकार नहीं मिली? 2 साल से 2 साल। ठीक 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 आकाश, मैं 2 साल से हमारे लोग बिना लड़ूंगा। तनख्वाह के काम मैं कर रहे हैं। आपका वकील आकाश, मैं आपका वकील, ये मानिए। रामबख्श यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया गया कि सितंबर में आपकी संविदा भी समाप्त हो रही, शिक्षा प्रेरक संघ की के जो जितने भी ये नौजवान हैं, शायद 30 सितंबर को वो भी खत्म हो रहा है, जो है कागज हाथ में छोटा बड़ा। 30 सितंबर के बाद कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे? भाजपा ज्वाइन करेंगे कि सपा के, बसपा के, कांग्रेस? 30 माह से मानदेय शिक्षा प्रेरक का 30 माह से मानदेय बकाया पड़ा हुआ है और बार बार हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगते रहे, परंतु किसी सरकार ने अभी तक 30 माह तक मेरा मानदेय नहीं दिया। स्थिति ये आ गई, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत देश की स्थिति ये आ गई कि शिक्षा प्रेरक में जितने व्यक्ति कार्यरत हैं वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। ईद आई, होली आया, दीपावली आई, तमाम त्योहार आए और बीत गए, लेकिन इनका मानदेय नहीं मिला। 30 सितंबर को भारत सरकार योजना, रामबख्श कितने समय का मानदेय 30 माह का मानदेय भी 30 माह का मानदेय हम शिक्षा प्रेरकों का बकाया है और 30 सितंबर को ये योजना बंद होने जा रही है। अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय ने किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है, ना कोई प्राविधान बनाया है कि 30 सितंबर के बाद ये प्रेरक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। 2000 रुपये मात्र शिक्षा प्रेरकों को मिलता है, उसमें भी 30 माह का मानदेय बकाया हुआ है। इसमें होमगार्ड, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सब लोगों का मानदेय सरकार ने बढ़ाया, लेकिन शिक्षा प्रेरकों का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया। मुकदमा मुझे लड़ने दो रामबख्श, आपकी गवाही हो गई, मुकदमा मुझे लड़ने दो। सर धन्यवाद। जूही सिंह जी, एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी चलते हैं जी। 5000 से 7000 में मास्टरों का शोषण हो रहा है वहां। कोई ये, और एक बात जान लीजिएगा जूही सिंह जी, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। मेरे लिए झंडा और डंडा में फर्क नहीं। सारी पार्टियां बराबर की गुनहगार, बराबर की दोषी, आंख में पानी नहीं। ये क्या है तस्वीर आप देख रही हैं? 30 महीने से तनख्वाह बकाया है। आपके घर में 30 महीने से रुपया नहीं आया, आप कैसे जीवित जी रहेंगी? कभी आप लोग सोचते नहीं हो कि ये लोग मरे कि जिए? समाजवादी पार्टी का तो जलवा चल रहा है ना, एसी कार्यालय है, खूब मीटिंग हो रही है, लड्डू बट रहे हैं। कभी ये नहीं सोचती हो कि ये लोग कैसे जिएंगे? जी जूही जी, अमिताभ जी, अगर जी अमिताभ जी, इसका अगर हल निकालना है, पिछले 2.5 साल से कम इन्हीं की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। और ये सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या किसी की भी सरकार आए, बहुत पारदर्शिता से मैं कह रही हूँ कि जब तक जनप्रतिनिधि अपनी अफसरशाही को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, इस मसले को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं अपने आयोग का आपके सामने एक उदाहरण रखूं कि हमारे यहाँ बहुत न्यूनतम आउटसोर्सिंग से ही दिया गया, क्योंकि नियमित नियुक्तियां करने के लिए शासन ने मना कर दिया। शासन ने कहा कि बहुत समय लगेगा। आउटसोर्सिंग से कुछ लोग आए। हम चाहते हैं, बजट है, उनका वेतन कम से कम एक सामंजस्य स्थापित हो जाए कि मेन सेक्रेटेरिएट में कितना वेतन मिलता है, हमारे कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है। शासन से उसकी कोई स्वीकृति नहीं आती है। अपनी सरकार की भी बात कर रही हूँ। तो होता यह है कि
हम कहीं ना कहीं इस गोरख धंधे में फंस जाते हैं। 5 साल बाद फिर हम लोग जनादेश लेने जाते हैं। जरूरी यह है, अमिताभ जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत, और यहाँ भी सबकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। हमारे घर में भी अगर वेतन नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होती है। सब पार्टियां एक बार बैठ के, जनप्रतिनिधि कम से कम, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग हैं, जो कठिनाई मैंने पूर्व के शासन में देखी उसका मैं उल्लेख कर सकती हूँ, लेकिन इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा कि हमारे प्रमुख सचिव या सचिव या हमारे मुख्य सचिव हमें क्या समझाते हैं। और संविदा पे आउटसोर्सिंग जो आपने कहा, एक इतना बड़ा घोटाला है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि अगर हमें कोई एजेंसी रिक्रूट करनी है तो हमें उसे यूपीएसआईडीसी या मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उसका रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए। एकदम ये ऐसे कुछ योजनाएं, ऐसे आदेश जारी हुए हैं जिस पे प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। और अगर आज की सरकार भी, कोई भी सरकार जी अमिताभ जी, मैं बताऊंगा क्यों होना है, ये भी मैं भ्रम दूर करूंगा। शलभ मणि जी, शलभ मणि एक अच्छे पत्रकार भी रहे हैं जी, प्रदेश को जानते हैं, आज सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। शलभ मणि, मैं ये जूही जी ने पूछा कि आउटसोर्सिंग वाली एजेंसियों का यूपीएसआईडीसी में रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दावेदारी और प्रखरता से कहता हूं, आउटसोर्सिंग के ठेके में मिष्टान्न का लेन देन होता है बड़े स्तर तक। पिछली सरकार में आपकी ही पार्टी के लोगों ने एक व्यक्ति पर नाम लेके आरोप लगाए थे, जिस पर बाद में छापे पड़े थे। क्या सच नहीं है? यह आउटसोर्सिंग का गोरख धंधा ताकतवर लोगों को रुपया पहुंचाने का जरिया है। मुझे स्वास्थ्य भवन में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के बच्चों ने कहा, एजेंसी 15,000 रुपए ले रही है और उनको 8,000 दे रही है। ये पैसा कहां जा रहा है? शलभ जी, इस नरक से वृंदावन में जो विधवाएं हैं ना, वैसी स्थिति बन गई पूरे सूबे में। उतनी कारुणिक, उतनी संकटपूर्ण, कोई रास्ता खोजेंगे हम के नहीं? ये लोग मर जाएं, 30 महीने से पैसा नहीं मिला, 2,000 रुपया मिलता है, वो भी विधायकों का पैसा रोक दे, 30 महीने चला लेंगे, जबकि उनके पास तो और भी रास्ते हैं। नहीं तो कार्यकर्ता ही भैया जिंदाबाद करेंगे। क्या कोई विधायक इस बात के लिए तैयार होगा कि 30 महीने तनख्वाह रुक जाए? अगर नहीं तो इनकी क्यों? शलभ जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए बहुत ही ये गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मुझे लगता है कि गंभीर समस्या भी है। आपने सुना कि कितने वक्त से लोगों के पैसे बकाए हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ उसमें कोई राजनीति का विषय है। एक सरकारी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि उसमें घिर कर रह गए हैं, ये संविदा कर्मी हों चाहे आउटसोर्सिंग के लोग हों। और सिर्फ सरकारी सिस्टम की बात मत कीजिए, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप देखिए नोएडा में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर तमाम प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं वो भी आउटसोर्सिंग कर रही हैं। जो कंपनियों के बाहर जो गार्ड्स रखे जा रहे हैं वो भी पहले कंपनियों के पेरोल पे होते थे, कंपनियां उनको रखती थी, बाद में आउटसोर्सिंग इसलिए करने लगी कि उनकी जवाबदेही खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके पीछे कारण जो भी रहा हो, पर ये बहुत ही मुझे लगता है मानवीय नहीं है। इसका निदान निकलना चाहिए, और निदान ऐसे ही निकलेगा जब हम सब बैठेंगे, इसको लेकर मंथन करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है, बहुत जल्दी इस पर हम सोच लें कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आउटसोर्सिंग के जरिए उत्पीड़न होता है, इस बात को मैं खुद स्वीकार करूंगा आपकी बात को, लेकिन क्योंकि देवरिया के प्रकरण में मैंने ही वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की और ये बताया गया कि 11 महीने के बाद जब दोबारा बच्चों का रिन्यूअल होना था आउटसोर्सिंग का, तो वहां पर उनसे कुछ लोगों ने पैसे मांगे, बाद में शिकायत की, उसमें कार्रवाई हुई और डीएम ने ईमानदारी पूर्वक दोबारा रिन्यूअल कराया। लेकिन यह भी सही है कि वो अभी भी आउटसोर्सिंग के थ्रू ही है। ये एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो चुका है कि जिसका मुझे लगता है कि आसानी से बैठकर कहना मुझे लगता है कि बहुत मुनासिब नहीं होगा। क्या ये सच नहीं है शलभ मणि, क्या ये सच नहीं है बसपा के शासनकाल में बसपा से जुड़ाव रखने वाली एजेंसियों को आउटसोर्सिंग का ठेका, सपा के शासनकाल में सपा के नेताओं से हॉब रॉबिंग करने वाली एजेंसियों को ठेका, और भाजपा के काल में भाजपा नेताओं के साथ संपर्क रखने वाली एजेंसियों को ठेका? क्या ये सच नहीं है?
ठेके की समानांतर अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। नहीं अमिताभ जी देखिए, दो बातें हैं कि नहीं, देखिए दो बातें इसमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई सपा से जुड़ा रहा या बसपा से जुड़ा रहा, अगर किसी के खिलाफ शिकायत है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, कोई ब्लैक लिस्टेड है, तो किसी भी सरकार में उसको काम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो उसने सपा में काम किया हो, इसलिए उसको बसपा में काम न मिले, इसलिए उसको भाजपा में काम न मिले, मुझे लगता है कि ये एक विषय अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी के खिलाफ कोई जांच है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, ना कोई मुकदमा दर्ज ऐसा है, ही कोई होता blacklisted है। एक पार्टी, एक एजेंसी को एक ही पार्टी के समय में काम मिलता है, दूसरी पार्टी में दूसरी एजेंसी। यही तो मैं कह रहा हूं मित्र, मेरिट पर कहां निर्णय हो रहा है। नहीं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आपको जूही सिंह बैठी हैं, कि कुछ जूही ऐसी सिंह योजनाएं बैठी हैं, होती मेरी हैं जो मित्र वर्ल्ड हैं। बैंक से चलती हैं। क्या ये सच नहीं, सुनिए सुनिए, क्या ये सच नहीं है? जी, पिछली सरकार में एक व्यक्ति की सुरक्षा एजेंसी को सारे सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों में ठेका दिया गया। क्या ये सच नहीं है? मैं नाम लूंगा तो चेहरे खराब होंगे। अमिताभ जी जो नहीं आप ले अमिताभ जी, उसमें कोई इशू नहीं है। आउटसोर्सिंग एक ऐसा मसला है। अब जैसे आज के दिन में अगर एक कंपनी है जो पंजीरी हमारे शासन में सप्लाई करती थी, गरम खाना कैंसिल करके उसी को पंजीरी का ठेका दे दिया गया, तो जो शलभ भाई कहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा वाली कंपनी आपके शासन, हाँ जी, वो तो अनवरत वही कर रही है, आज भी वही कर रही है जी। हमारे भी थी, नहीं अमिताभ जी हमारे में भी थी, बसपा में भी थी। तो वास्तव में मैं शलभ जी से, हम लोग यहाँ प्रवक्ता हैं और जितना आज भी वही है, वही अपने सामर्थ्य अनुसार हम भी विरोध करते हैं। जी जी जी। अनुपम से एक छोटा सवाल ले ले। अनुपम, हालांकि सवाल में है, सतीश जी से पूछना चाहता था लेकिन उनसे बाद में पूछूं, पहले आपसे पूछ लूं, क्या ये जो स्थिति दिख रही है, बेहतर नहीं हो क्या मंत्रालय ही संविदा पे कर दे पूरा? झंझटी खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जो वास्तविक स्थिति अब नजर आ रही है, अगर ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी कदम उठाए जाएंगे तो शायद स्थितियां कुछ कहीं बदली हुई नजर आए। क्योंकि अगर इस तरीके के हालात में इस तरीके से 2000 रुपए भी 30 महीने तक आदमी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैसे वो अपना घर चलाए, कैसे वो अपना परिवार चलाए और कहां वो जाए, किसके दर पर जाकर फरियाद करे। आज एक आम आदमी के घर में अगर पैसा नहीं है तो रोजी रोटी का एक बड़ा संकट है। इस पर हम बात करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार हम बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, साथ ही साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जिससे ब्रेक से पहले शलभमणि त्रिपाठी जी तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी है तो जाहिर तौर पर तमाम जो ये लोग हैं अब उम्मीद भी उनसे लगाकर रखेंगे। ऐसे में सरकार के सामने दिक्कत क्या है? दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। जैसे किसी कॉलोनी में अनप्लैन्ड जब बसावट कर दी जाती है तो बाद में समस्या ही समस्याएं आती हैं। वैसा ही पिछले 15-20 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ। बोले भर्ती कर लो, कितने कर ले? बोले 1,00,000-2 लाख कर लो। बोले क्या बनाए? बोले एक चिट्ठी बांट दो सबको, कह दो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, और नहीं तो एजेंसी को ठेका दे दो। भविष्य में उनका क्या होगा? नोबडी केयर्स। आज ज्वालामुखी की स्थिति हो गई उत्तर प्रदेश में। जूही सिंह जी, अगर हमारी सरकारें जरा भी व्यवस्थित ढंग से ये सोचती तो नियमित नियुक्तियां होती, एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से शासन चलता। जी, बिखरा बिखरा, अस्त व्यस्त, लुटा पिटा, पीड़ित, हाहाकार करता हुआ शासन। उत्तर प्रदेश की तस्वीर ये है, गांव में, शहर में, कस्बे में।
अमिताभ जी, नियमित नियुक्ता तो होनी चाहिए और हर विभाग में पद भी खाली हैं, वो प्रमोशन क्यों नहीं होता है बार बार? अब विपक्ष में है, हमारी सरकार भी रही है, प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए अपनी कोशिशों को तो नहीं बयां करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आपने जो मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि क्यों नहीं हम वो पद भर सकते हैं, जबकि उन पदों को भर क्यों नहीं, अगर कहीं सैंक्शनड पद हैं तो हम समयबद्ध तरीके से उनको बढ़ सकते हैं। और अगर कोई बाहर से, सपोजिंग वर्ल्ड बैंक से योजना आई, जैसे शलभ भाई बता रहे थे, तो किन्हीं की नियुक्ति अगर टेम्परेरी रूप में उस पर हुई तभी तो हम उनको नियमित कर सकेंगे। आउटसोर्सिंग तो एक मसला है जो आज एक बार और भी परोक्ष रूप से आप ही के डिबेट में आया था, जो एक मसला जो मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी ये कह रही हैं और इनको हम तनख्वाह तो देते हैं बहुत कम और अधिकार नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश वाकई में संविदा कर्मी संभाल रहे हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग से लोग हैं वो संभाल रहे हैं? एजेंसियां रजिस्टर कैसे होती हैं, किसकी होती हैं? वही एजेंसियां क्यों एक सरकार से दूसरे सरकार, किसी एक के नाम पे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये भी मैंने देखा है कि वो एजेंसियां ऊपरी प्रारूप बदल के एक सरकार से दूसरी सरकार में ट्रांसफर भी हो जाती हैं बड़ी सुविधा अनुसार। तो शायद और आप लोगों की समस्याएं एकदम सही हैं अपनी जगह, इनका सोल्यूशन निकालना भी जरूरी है, नहीं तो वास्तव में हम ज्वालामुखी पे बैठे हैं। अमिताभ जी, अनुपम जी, जैसा आपने ज्वालामुखी। शलभ जी, स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बने, इसकी शायद समझ भी नहीं रही होगी, और अगर समझ रही और फिर नहीं बना तो और भी गंदी बात। और समझ नहीं रही तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। अगर बौद्धिक स्तर ही नहीं था उतना कि स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनता है, तो दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ दिया। लेकिन अगर जानते थे तो आपने पाप किया, पाप इकट्ठा हो गया। मालूम कैसा पाप, कैसा इकट्ठा हो गया? आप तो खबर के आदमी हो, अभी पाला बदला लेकिन मूल रूप से खबर के आदमी हो। अभी गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ ढहना ही था, लोगों को मरना ही था, क्योंकि अनियंत्रित ढंग से पहाड़ बनता गया। उत्तर प्रदेश में हमने वही हालात पैदा कर दिए। एक एक विभाग में 3-3 लाख आउटसोर्सिंग और संविदा के लोग। उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी चिराग लेके ढूंढने नहीं मिल रहा। कैसी स्थिति है, कैसा शासन देना चाहते हैं हम? शलभ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही अमिताभ जी। एक बहुत बड़ा ये पहाड़ एक ऐसा खड़ा हुआ है जिसके सामने खुद का भी संकट है रोजी रोटी का, और सरकार के सामने भी संकट है। मुझे लगता है इसी को लेकर एक प्रक्रिया शुरू हो रही है। जैसा कि जूही जी ने भी बताया कि तमाम सारे पद खाली हैं, उन पदों को लेकर भरने की एक कवायद शुरू हुई है। सरकार ये चाहती है कि परमानेंटली वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे जाएं। जहाँ तक बात जो संविदा कर्मी हैं या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये उसको लेकर एक निर्देश जारी किया है कि मिनिमम वेतन उनको दिया जाए, उनका पीएफ काटा जाए, उनका ईएसआई काटा जाए, और उनके साथ जो भी हम कह सकते हैं सरकार जो उनको सुविधा दे सकती है वो दे। पर पहली प्रायोरिटी जो है उत्तर प्रदेश में है वो ये है कि संविदा कर्मियों को लेकर या जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको लेकर भर्तियां की जाए। जो रिक्त पद हैं उनके अगेंस्ट में जहां पर भर्तियां हो सकती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक मसला आपके संज्ञान में लाऊं, वहां पर शलभ मणि, एक मसला आपके संज्ञान में लाऊं। एक उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रालय में, सूर्य प्रताप शाही के मंत्रालय में आत्मा कर्मी हैं कई हजार। वो लोग लंबे समय से मेरे पास इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि साहब हम लोग अनवरत शोषण के शिकार। कम से कम 5 मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी और कम से कम 30 विधायकों ने चिट्ठी लिखी, 6 सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि इनको एजेंसियों के शोषण से मुक्त कराओ। कहीं कोई सुनवाई नहीं। वो लोग हाराकिरी कर लें क्या? सामूहिक आत्महत्या? नहीं, देखिए एजेंसियों, नहीं देखिए अमिताभ जी, आपने जैसा कहा था कि सही बात है, कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो काम करती आई हैं। आपको ये पता भी होगा, मैं आपको जानकारी भी दूं
कि तमाम सारी ऐसी एजेंसियों को हटाया गया, जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि अस्पताल में किसी एक पर्टिकुलर की एजेंसी थी, ऐसी एजेंसियों पर सरकार की भी नजर है। ऐसी एजेंसियों को हटाया गया है, पारदर्शिता हो, जो पैसा मिलना चाहिए नौजवानों को वो पैसा उनको मिले, उसमें कोई कमीशनबाजी ना हो, क्योंकि बाकायदे सरकार उसके लिए कमीशन देती है लीगल तौर पर। कोई किसी बेरोजगार को अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी उसको दे रही है सैलरी, तो बाकायदे उसके लिए सरकार की तरफ से प्राविधान है कि सरकार एजेंसी को पे करती है। लेकिन गड़बड़ियां उसमें होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे थे उनसे पैसे लिए जाते थे। 15,000 में 7,000 एजेंसी ले जाए, 8,000 बच्चे को मिले, ये स्वीकार तो नहीं हो सकता। ये तो फिर पाप है अगर हो रहा है। सतीश जी बिल्कुल गलत क्या हम ऐसे उत्तर, ठीक है शैल भाई, सतीश जी क्या हम ऐसे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल मंत्री, विधायक, सांसद, एसपी, कलेक्टर, प्रमुख सचिव, ओएसडी और पीएस यही लोग अमन चैन में दिखेंगे, बाकी सब संविदा में रोते बिलखते दिखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। और मैं अभी बड़ी देर से बार बार एक शब्द सुन रहा हूं, एजेंसी एजेंसी एजेंसी। एजेंसी क्यों? अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है तो हम एजेंसी के माध्यम से क्यों चुनाव चयन करें? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सेवा योजन कार्यालय हैं। हमारे बेरोजगार जो भी हैं सेवा योजन कार्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन करावें और वहाँ से सीधे ये अगर उनको संविदा पर भी रखा जाना है तो अनिवार्य ही है, तो वहाँ से रखें। तो कम से कम वो जो 15,000 में से 8,000 घोटाले के रूप में जा रहा है या किसी को ओबलाइज करने के लिए जा रहा है, वो तो कम से कम सीधे उस कर्मचारी के पास जाए। बहुत बढ़िया सुझाव दूसरी सतीश जी, बहुत अभी आदरणीय बढ़िया सुझाव। एक थैंक यू। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। अभी आदरणीय जूही जी कह रही थी कि हम इनकी लड़ाई पिछले 2.5 वर्षों से लड़ रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपकी ही सरकार में आपके माननीय नगर विकास मंत्री जी ने 2012 में नगर निकायों और नगर पालिकाओं के 12,000 संविदा कर्मचारी जो विभागीय संविदा पर काम कर रहे थे उनको निकाल दिया और निकालने के बाद उन्हीं कर्मचारियों को बाद में आउटसोर्सिंग के रूप में उसी विभाग में रखा गया है। ये कहां का न्याय है? ये बहुत संवेदनशील विषय है। जो संविदा पर काम कर रहे थे उनको निकाल करके बाद में आउटसोर्सिंग। पुराने आदमी हो सतीश जी, आप पुराने आदमी हो, मिठाई का खेल नहीं जानते। मिठाई ही प्रेरक का काम करती है, उत्प्रेरक का। ये बिना मिठाई के राजमहल सजते हैं क्या? ये गरीब की झोपड़ी है क्या? आने दो मिठाई रखेंगे, निकालेंगे, फिर रखेंगे, तभी तो मिठाई लगातार आएगी। अगर एक ही बार मजबूत सड़क बना दे तो ठेकेदार और नेता और सब लोग क्या करेंगे? इसलिए सड़क ऐसी बनाई जाती है हिंदुस्तान में जो 6 महीने में टूटे, मैंडेटरी है ये। आकाश कुछ कहना चाह रहे थे, आकाश जल्दी से। जी मैं कहना चाह रहा हूं कि कितने दिनों में रोजगार सेवकों को या संविदा कर्मियों को उत्तर प्रदेश में संविदा नीति का लाभ मिलेगा? सरकार कुछ बताएगी हमारे बारे में। हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं लगभग 1.5 साल से 2 साल से। लोग कहते हैं मुझे समय चाहिए, मैं तत्काल आपका काम नहीं कर सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि लाल और नीली बत्ती हटाने के लिए कितना समय आपने लिया? समान कार्य समान वेतन को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 29 अगस्त 2017 का श्रम मंत्रालय का इनका गैजेट है, आप चाहें तो मैं उसको मोबाइल में दिखा सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि 24,000 दिया जाना चाहिए हर महीने। क्या हमें मिल रहा है? 6,000 नहीं मिल रहा। ये मेरी पीड़ा है, मेरे संवर्ग की पीड़ा है। जब हम काम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस उत्पीड़न करके वहां से हटाने का प्रयास कर रही है। ये भाजपा की सरकार कर रही है, कोई और का सरकार नहीं कर रही है। ठीक है। और शलभ मलिक त्रिपाठी जी जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता जी, समय कम है, समान मैं वेतन की बात कर रहे हैं। पूछ लेता हूं शलभ मणि, ये लाखों नौजवान हमसे और आपसे ये पूछ रहे हैं, इस कष्ट की यात्रा का कोई अंत है या नहीं? और जब ये आंदोलन करें लोकतांत्रिक ढंग से, जो हमको गांधी ने सिखाया, तो लखनऊ की पुलिस इन पर लाठी चलाए। ये लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं हम। नहीं, देखिए पुलिस भी लाठी नहीं चलाती,
पुलिस भी लाठी नहीं चलाना चाहती और सरकार भी कोई इन नौजवानों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये सारे हमारे घर परिवारों के नौजवान हैं, इनके प्रति सभी की सहानुभूति है। पुलिस मुझे लगता है जब लाठी चलती है तो कोई ना कोई उसके पीछे मजबूरी होती है कई बार, और सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि नौजवानों पर, बेरोजगारों पर इस तरह के आंदोलन को लेकर कोई बल प्रयोग ना हो। पिछले काफी वक्त से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पिछले 6 महीने के मामलों को उठाकर आप देखेंगे तो शायद बल प्रयोग के इक्के दुक्के मामले हुए होंगे। जहां तक इनका हल निकालने की बात है, सरकार उसको लेकर गंभीर है, संजीदा है, और आप देखिए एक एक प्रकरण को बारी बारी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मित्रों का प्रकरण हो, चाहे वो हमारे प्राथमिक स्कूलों का प्रकरण हो, जहां तक आउटसोर्सिंग को लेकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। एक बात आपकी जानकारी में ये भी दे दूं कि सरकार ने सीधे अब अकाउंट में पेमेंट करना शुरू कर दिया है कि सीधे जो नौजवान नौकरी कर रहा है आउटसोर्सिंग के जरिए भी अगर वो कर रहा है तो सीधे इसका अकाउंट में पेमेंट जा रहा है, ताकि आउटसोर्सिंग कंपनी उसको गड़बड़ न कर पाए। अपनी तरफ से पारदर्शिता। एक सुझाव सतीश पांडे जी ने बड़ा अच्छा दिया, मैं तो कायल हो गया उस सुझाव का। जब सरकारी सेवा योजना विभाग है तो रामलाल की एजेंसी और श्यामलाल की एजेंसी का नंबर क्यों ढूंढ रहे हैं हम? हमको लड़का चाहिए ना, वहां से क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, सही बात है, लेकिन वहां मिठाई नहीं है। आपकी बात सही है। वो पांडे जी का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसको जी मेरा कहना है कि पांडे जी का सुझाव अच्छा है, इसको कैसे हम इसको लागू कर पाएंगे इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि ये अच्छा सुझाव इन्होंने दिया कि सेवा योजना के जो कार्यालय हैं उनके जरिए भी होते हैं, पर आउटसोर्सिंग कंपनी आप देखिए केवल ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और पहले से कर रही है, देश के में भी तमाम हिस्सों में कर रहे हैं। उसके अपने एक प्राविधान है। कई बार सरकार को लगता है कि बजट की दिक्कत है, कई बार सरकार को लगता है कि लायबिलिटीज का एक समस्या है, और सेवा योजना के जरिए आप अगर संविदा पर या आउटसोर्स करेंगे तो कल को उसको लेकर तमाम एक कोर्ट केस होते हैं कि भाई हमें आप परमानेंट कीजिए, तो तमाम तरह की दिक्कतें सरकार के सामने मुझे लगता है आती है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण ये है कि हमारा भी ये मानना है कि जो संविदा कर्मी है, जो नौजवान है, उनको रामबख्श यादव, मैं कहना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कौशल किशोर जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों की एक विशाल रैली की थी, जिसमें स्पष्ट कहा था जब उत्तर प्रदेश में हमारी आप सरकार बनाओगे सभी संविदा कर्मियों को हम अस्थायी कराऊंगा। परंतु 10 जुलाई से लेकर के हम लोग लक्ष्मण मेला मैदान में प्रेरकों की 30 माह से मानदेय बकाया 2000 से लेकर के 15,000 मानदेय किया जाए, लेकिन जब हम आज 54 दिन तक हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश का एक भी मंत्री, केंद्र सरकार का एक भी मंत्री हम लोगों से पूछने नहीं गया, तो हम विवश होकर के 56वें दिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक दिवस के दिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी का उस समय विधान परिषद में नामांकन था। उस दिन हम लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए विधानसभा रामबख्श में रोकूंगा आपको, रामबख्श रोकूंगा, वक्त की हमारे पास कभी है। रामबख्श लगभग आपने अपनी बात को रख दिया, वक्त की हमारे पास कभी। अमिताभ जी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, तमाम लोगों की बातों को हमने सुन लिया, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लेकर आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो लोगों ने कही, इन तमाम लोगों का दर्द यह है कि 30 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली, पैसे नहीं है। इसका हल कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है इस वक्त। हम ये करेंगे, हमको ये करना चाहिए, हमको ये कदम उठाने चाहिए, ये चीज करेंगे तो ये और बेहतर होगा। सरकार के सामने इनका ये दर्द होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, न कि करोड़ों की योजनाओं बना करके, करोड़ों के विकास के एजेंडे बना करके, तमाम कैबिनेट की बैठकें कर करके चर्चा करने के लिए अगर चाहे सरकार, तो क्या जल्द इस मसले का समाधान नहीं निकल सकता है? क्या संपादकीय टिप्पणी है आपकी? अनुपम जी, मैं अक्सर कहता हूं, जूही जी भी राजपाट में रही और ये तो उस परिवार से हैं, इन्होंने तो परिवार में भी राजपाट देखा है। शलभ मणि ने पत्रकार के नाते देखा है। कितना भी रिमोट गांव हो, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अपने यहां सत्यनारायण की कथा में बुला लीजिए, 3 दिन में अगर गांव हॉलीवुड नहीं हो जाए तो कहना। कौन कहता है काम नहीं हो पाता? हुआ है, मैं उदाहरण गिना दूं।
अगर एयर कंडीशन शौचालय नहीं बन जाए साधारण तो सोचो, छोड़ो तो कहिएगा, और कालीन नहीं बिछ जाए और 8-8 फुट के पेड़ दूसरी जगह से उखाड़ के वहां नहीं गाड़ दिए जाएं ताकि दिखे कि पूरा ग्रीन बेल्ट हो गई डेवलप। हुआ है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मसला है आप करना चाहते कि नहीं। ये राम बकस ये जो नौजवान है, मुझे इसकी मासूमियत पर मेरी आंख गीली हो गई। ये आज के दौर में 2017 के दौर में ये उम्मीद कर रहा है कि बिना चुनाव के मौसम में राजनीतिक बिरादरी के लोग हमारे पास आएंगे। ये भारत है, यहां इतने भोले लोग भी आज भी जिंदा हैं जो ये गलतफहमी पालकर जीवन जी रहे हैं कि शायद कोई नेता सुनेगा, उसने तब ऐसा कहा था, उसने तब ऐसा कहा था। मेरे दोस्त, वो चुनाव का दौर और होता है, वो अवसर अभी बाद में आएगा, तब फिर कहेंगे, फिर आपको कोई ना कोई आश्वासन की गोली मिलेगी। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा, लाखों लाख नौजवान एक अंधेरी गली में हमने प्रवेश करा दिए। पद रिक्त हैं, योग्य नौजवान हैं प्रदेश में, भर्ती नहीं होगी। क्यों भाई? तनख्वाह किसी को अपनी जेब से देनी है क्या? तनख्वाह के लिए तो हम ही टैक्स दे रहे हैं ना, और हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन हमको यह भी मालूम है जन्नत की हकीकत। हमको मालूम है कि स्थायी नियुक्तियों में क्या दिक्कत आती है। जो शॉर्टकट से नियुक्तियां होती है ना शलभ भाई, उसमें पर्ची भी चल जाती है। 1500 अपने भी लगा दो कार्यकर्ता। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं उत्तर प्रदेश में। स्थायी नौकरी में एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा। आप बाईपास रूट खोजते हैं, और इससे ज्यादा अनैतिक क्या हो सकता है कि 30-30 महीने, 1.5 साल, 2-2 साल तनख्वाह ही नहीं मिल रही। कम ज्यादा छोड़ो। मैं एक निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, उनका जो जीवन है, जिस परंपरा के वो वाहक है, ये प्रदेश उनसे ही अपेक्षा करेगा कि जिस विभाग में चाहे संविदा वाला हो चाहे कोई हो, शलभ जी आप भी सुन लीजिए, आपको अवसर मिले आप पहुंचाइएगा, नहीं मैं तो पहुंचाऊंगा ही। उस विभाग के प्रमुख सचिव से लेके और जिले के सबसे बड़े अधिकारी का वेतन रोक लिया जाना चाहिए। अगर शिक्षा में तनख्वाह नहीं मिल रही तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का वेतन रोका जाना चाहिए। अगर हेल्थ में तनख्वाह नहीं मिल रही, मानदेय नहीं मिल रहा, तो डीजी हेल्थ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का वेतन रोकिए और जिले में सीएमओ का वेतन रोकिए। ये नहीं ठीक है, और ये सीमा आगे जाए। उसके बाद सांसद विधायकों की तनख्वाह रोकी जाए, और उसके बाद मंत्रियों की तनख्वाह रोकी जाए। आप लोकतंत्र में चुनकर आए हैं सेवा के लिए मित्र, राज करने के लिए नहीं। राज करने का चैप्टर तो तभी खत्म हो गया था जब मुगलों का अंत हुआ शासन का। बहादुर शाह जफर के बाद राजा कोई नहीं हुआ। आप सबको तनख्वाह मिले और ये बच्चे भूखों मरे, इतनी नैतिकता होनी चाहिए शासन में। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी ऐसा आदेश पारित करें। मैं अभिनंदन करूंगा सरकार का कि अगर आप अपने विभाग में बच्चे को तनख्वाह नहीं दिला सकते तो आप सर्वोच्च पद पर रहें, अगर तो आपको भी तनख्वाह छोड़नी होगी। इतना करा दीजिए, बाकी पूरा ढांचा जब सुधरेगा तब सुधरेगा। इतना करा देंगे, मैं मानूंगा हम लोगों में संवेदनशीलता अभी जिंदा है। धन्यवाद। अमिताभ जी आपका, साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए
news18uk.com पर लॉगिन करना न भूलें। नमस्कार।